नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे दलित विमर्श के अंतर्गत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध दलित कहानी, यह अंत नहीं। तो यह प्रसिद्ध कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने दलित विमर्श के साहित्य के अंतर्गत अपना अमूल्य योगदान दिया। अपनी आत्मकथा जूठन के माध्यम से उन्होंने दलित समाज का वह दृश्य दिखाया है जो कि समाज में होता था, पर भले लोग उसको सामने लाना नहीं चाहते थे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आपकी एक अनुपम कृति है, जिसमें आपने लिपकीय साहित्य में शिल्प कौशल की कमी की ओर इशारा करने वाले सवर्ण आलोचकों को जवाब दिया है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ अम्मा, बिरम की बहू, सलाम, 25 चौका 150 आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। घुसपैठी आपका कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सशक्त कहानीकार की एक प्रसिद्ध दलित कहानी है, यह अंत नहीं। तो चलिए चलते हैं उनकी कहानी पर। गांव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया। जहां ऊपरी सतह पर शांत ठहराव दिखाई देता था, वहीं निचली सतह तेज हलचल से युक्त थी, जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान नहीं थी। बिरमा ने इसी ऊपरी सतह पर चोट की थी, यह जानते हुए कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की तरह वह चुप नहीं रह पाई। शायद रह भी जाती यदि उसे किशन और उसकी मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें न सुनी होती। इसी जद्दोजहद ने उसके अंतर्मन के विश्वास को जगा दिया। तमाम अभावों के बावजूद मंगलू ने किशन को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल से किशन की सोच और मानसिकता को बहुत प्रभाव पड़ा। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाज़ों में घंटों बहस करते। बिरमा की समझ में कुछ नहीं आता था। वह अक्सर किशन से पूछती, तुम इतनी लड़ाई क्यों करते हो? किशन हंसकर कहता, बुद्धू, यह लड़ाई नहीं, ये तो बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, यह कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे लड़ाई ही कहते हैं। इस बातचीत की वह अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन मात्र शब्द ही नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इन बातों का अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही है। वह मन महसूस कर रह जाती। ऐसे क्षणों में उसका अफसोस करना और यह सोचना, काश उसे भी बापू स्कूल भेजता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बातें उसकी समझ में ज़रूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके जैसी बात करने वाला गांव में कोई नहीं है। अपनी बस्ती की तो कोई बात ही नहीं, बसीटों में भी ऐसा कोई नहीं है। धान कटाई के उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरबती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। रोज उसे तेज भान के खेत में धान काटने गए वे लोग बस्ती के 15-20 स्त्री पुरुष कटाई पर लगे थे। सांझ होने से पूर्व ही धान कटाई छटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया। धान बोरे में भरा जा रहा था। मंगलू, सरबती और बिरमा को एक एक गट्ठर धान मिला। एक गट्ठर बिरमा के सिर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है। घर जाके रोटी पानी देख लो, हमें आने में देर हो जाएगी। बुग्गी में धान लाद के ही आना होगा, तू चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी। बाकी मजदूर वहीं रह गए। बोझा भारी था, रास्ता कच्चा एवं उबड़ खाबड़, संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। गांव काफ़ी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था, उसके साथ साथ पगडंडी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगता था। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर घर जाने का प्रयास कर रही थी। बोझ के कारण चलने की गति धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया। उसे वहां खड़ा देख बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार वह उसे घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नज़रें भांप ली। उसने जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि बगीचे की ओर से खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर नहीं देख पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसका रास्ता रोक लिया और बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता ले। बिरमा ने अग्नि नेत्रों से उसे घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। क्षण भर को तो वह सहम गई,
सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाए, बिरमा पीछे हटने की कोशिश करने लगी। संतुलन बिगड़ा, लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह हड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच में वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में ही घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेड़ पर खड़ी थी, उसे भागता देखकर चिल्लाने लगी। उससे पहले ही झटके में सचिंदर की बेहयाई को कायरता में तब्दील कर दिया। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में वह खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गए, जिन्हें देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज़ बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्तों के बीच इस तरह बैठ देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, यह बोझ गिर गया, करके हाथ लगवा दो, बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपा कर कहा। वह गट्ठर उठवाकर उनके पीछे चल पड़ी। घर लौटकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसे रह रहकर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरबती को आने में देर हो गई। माँ को देखते ही बिरमा की रुलाई फूट पड़ी। उसे इस तरह हलकान होते देख सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात आशंका से डर गई। उसे घर के भीतर ले गई। क्यों री, क्या हुआ? क्यों रो रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठर को व्यवस्थित करने में लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा की हिचकियाँ बंध गई। सरबती ने ढांढस देने पर उसको बिरमा ने सारा किस्सा कह सुनाया। सरबती अवाक रह गई। उसे लगा जैसे किसी काले साए ने उसके परिवार पर कुदृष्टि डाल दी है। वह गुमसुम हो गई। आंखों के भीगे कोरे आंचल से पोंछती हुई बिरमा को समझाने की कोशिश करने लगी। उसे ऊंच नीच समझाई, बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह बींध रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्स दिखा रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान हिलोरे मारने लगा। वह चुपचाप माँ का एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जलाने बैठ गई। चूल्हे की धधकती आग ने उसके अंतस की जलन को और अधिक सुलगा दिया। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। मौका देख सरबती ने मंगलू से बुरी बात कह दी। मंगलू के पांव के तले की जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची। रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद सरबती ने कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना, किशन से कोई जिक्र न करे। दोनों के बीच फिर गहरा सन्नाटा पसर गया। दोनों अपने भीतर उमड़ने वाले चक्रवात की ध्वनि को सुन रहे थे। अंधेरे की सघनता उनके भीतर समा गई। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, इब एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर न करियो। बुरा टेम आ गया है। किसी तरह उसके हाथ पीले हो जाए तो कुछ चैन मिले। उसकी आवाज़ किसी अंधेरी गुफा से छन छन कर आ रही थी। तेजभान के खानदान के चरित्र को मंगलू अच्छी तरह से जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छिपी हुई नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नज़र में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोज रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जाग कर काटी। सुबह जब उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था। वह घर के काम में लगी हुई थी। मंगलू भी जल्दी जल्दी उठकर जंगल फरागत के लिए चला गया। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चली गई। बिरमा ने उन दोनों के जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल रात की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जाकर अपने को हर एक स्थिति के लिए तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत थी। सचिंदर की इस हरकत पर किशन का खून खौल उठा। जिस्म में जैसे अंगारे भर गए। मंगलू के बाहर से लौटते हुए बिफर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया। बिरमा किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी। अब किशन उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़े होने की उसे आदत ही नहीं। मंगलू को लगा जिसका डर था वही हुआ। जवान लड़का है, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जबान खोलोगी तो बुरा हो जाएगा। ये भी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, बिरमा के माथे पर दाग लग जाएगा। चुप ही रहना ठीक है। मंगलू की बात बीच में काट कर किशन बोला, बापू, बिरमा का क्या दोष है जो उसे सज़ा मिलेगी? नहीं बापू, सचिंदर को ही सज़ा मिलेगी।
किशन गुस्से से बाहर निकल गया। मंगलू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। किशन शहर आ गया। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी दी। अपने बापू और माँ के डर की बात भी खुलकर बताई। बोला, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है। उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर से सीधा टकराने के बजाय पुलिस की मदद ली जाए। वे सभी थाने में रपट लिखाने गए, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना किया। इस बात पर उनके बीच काफ़ी गर्मागर्मी हो गई। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा, छेड़छाड़ हुई, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोगों की बात से ऐसा लग रहा है कि बात का बतंगड़ बना रहे हो। गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। चलते बनो। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया। वे टस से मस नहीं हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खिलेगा तो भंवरे मंडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खींच से निपोरी। उसके इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने तिलमिलाकर तमीज से पेश आना ऐसा कहा। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन के गाल पर पड़ा। हरामी की औलाद, ये डंडा पूरा उतार दूंगा। तू मुझे तमीज सिखाएगा। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की धुनाई शुरू कर दी। अचानक हमले से वे हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। पिट पिटाकर वे थाने से बाहर आ गए। पुलिस के साथ उनकी यह पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रटने वाले भी बेबस हो गए थे। प्रवीण कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके ही सुझाव पर वे लोग थाने गए थे, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित। प्रवीण गहरी असमंजस की स्थिति में था। किशन स्वयं को दोषी मान रहा था। निराशा की हालत में वे सब सांझ से पहले ही गांव आ गए। गांव पहुंचकर गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह बुला लिया गया। बस्ती के बीचों बीच नीम के पेड़ पर एक चबूतरा था। वहीं सब लोग जमा हुए। किशन ने खड़े होकर सचिंदर की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंदर और तेजभान का जिक्र आया, सभी में सन्नाटा फैल गया। सभी चुप्पी साध कर बैठ गए। किशन ने बहुत उकसाया, पर बूढ़े धर्मो सुस्त और थकी आवाज़ में बोले, ये कोई नई बात ना है बेटा। गरीब की इज्जत का कोई मतलब ना हुए है। ये सब तो होता ही रहता है। चुप रहने में ही भलाई है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लेना ठीक ना है। उससे सभी सहमत दिखाई दिए। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। धर्मों ने गला खखार कर बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इस गांव में, कभी ना सुना कि बिरबानी बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी किया हो। औरत की लाज चुप रहने में है, ढिंढोरा पीटने में ना है। धर्मों ने जोर देकर कहा। धर्म की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामजी दास भी बोले, ये शरीफ बहू बेटियों के लक्षण ना है। मर्द के सिर फुटअव्वल करावे तभी चैन मिलेगा। किशन हैरानी से उन्हें देख रहा था। प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सहा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे सभी उठ चले गए। एकजुट होकर संघर्ष की बात तो दूर, वे बात सुनने को ही तैयार नहीं। तेजभान के डर से उन्हें इतना भयभीत देख वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। किशन की मित्र मंडली के लिए यह स्थिति एकदम नहीं थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हो गई। सभी सोच रहे थे कि अब क्या करें। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी, बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायत राज का पक्षधर था। वह हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है। ग्रामीण समस्याओं को निपटारा पंचायत में अच्छे से हो सकता है। सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इसी पंचायत को आरक्षित किया गया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की राय से सब सहमत हो गए, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उसका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोग कहते हैं तो यही ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई। बिरमा से उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया। प्रधान ने अर्जी लेने में आनाकानी की। बार बार यही कहा, किस लिए अर्जी दे रहे हो। किशन ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जी में सब कुछ लिखा है। अर्जी उसके हाथ में थमाकर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया। तेजभान के खिलाफ कोई कदम उठाने लायक ताकत उसमें नहीं थी। वैसे ही प्रधान ने उसे अभी अभी मिली थी। बिशन के दिमाग में यह बैठा हुआ था
कि उसे प्रधान तेजभान नहीं बनाया है, वरना वह था ही क्या। उसे डर था कोई बवेला ना हो जाए। बिरमा से ज़्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था, इसीलिए अर्जी देकर वह बुरी तरह डर गया। बिना देर किए वह अर्जी लेकर तेजभान की चौपाल में पहुंचा और अर्जी उनके सामने रख दी। अर्जी देखते ही तेजभान भड़क उठा। भंगी चमारों की ये हिम्मत! क्या वे बिस्ना तुझे प्रधान इसीलिए बनाया गया है? चौधरी साहब, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज में पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है। और चौधरी साहब, जमाना तो बदल ही गया है। बिशन ने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा। ओए बिस्ना, जमाना अभी पहले वाला ही है तो मुझे सीख दे रहा है? अपनी औकात मत भूल। जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो खतरे में न पड़ जाए। होगा वो जो हम चाहेंगे। और इतना उन सभी को बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सब अपनी जात के हैं। एक एक को अंदर करा दूंगा। ज़्यादा 3-5 करेंगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिना मौत। तेजभान ने प्रधान की कमजोर नस पर प्रहार किया। वह खिसिया कर भाग कर रह गया। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके ही पक्ष में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो करना होगा हम कल बता देंगे। मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। जाके इन्हें समझा क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह देना गांव में राजनीति न फैलाएं, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी। तेजभान ने बिस्ना की ओर इशारा करके देखा, जैसे कह रहे हो हमें सब पता है। बिस्ना लौट आया, लेकिन घबराया हुआ। तेजभान कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रधान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम नहीं है। तेजभान ने सचिंदर को भी डांटा। अबे कुछ करना ही था तो हरामजादी को खेत में ही घसीट लेता, खुद ही किसी को मुंह दिखाने जोग ना रहती। सचिंदर मुंह नीचा किए खड़ा रहा। खेत में घसीटने की तो बात क्या हो, उल्टे बिरमा से पिट कर ही आया था, लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया। गांव भर में यह बात आग की तरह फैल गई। तेजभान को चमारों से उतना ही खतरा था जितना अपने कुटुंब चौधरी जगदीश सिंह थे। अगर जगबीर सिंह ने हवा दी तो इस मामले को गांव की रीत बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाल बुलवा भेजा। मंगलू, तू मुझे अच्छी तरह पिछाड़े हैं, फिर भी ऐसी हरकत की? क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी? पंचायत है क्या हमारे पाँव की जूती? प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे ही हाथ में होती है। जाके अपनी बेटी को समझा। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी। तेजभान की आंखों से आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट आया। अर्जी के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। उसने घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा, तड़ातड़ डंडे से पीटना शुरू किया। तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में बिरमा की बदनामी करा दी तूने। किशन को देख बिरमा दौड़ी। उसने बापू के हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। आवाज़ में तीखापन भर के बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है तो मुझसे पीट रहे हो। और जो अचानक उसके भीतर जमा सैलाब फूट पड़ा। उसका गला रुंध गया, शब्द गले में ही अटक गए, सिर्फ रुलाई फूट पड़ी। आवाज़ सुनकर माँ भी आ गई, वह भी रोने लगी। बिरमा को रोता देख मंगलो भी रोने लगा। उसने फपकते हुए कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं? वे सब जालिम हैं। तुम कुछ मत करो बापू, जुल्म के आगे झुक जाने पर भी क्या होगा? बिरमा ने मंगलू को ढांढस दिया। किशन चुपचाप एक और खड़ा था। उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया। उनके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास ताकत ना है, न रुतबा, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो बचा ही सकते हैं। बिरमा को लगा जैसे वह अचानक बड़ी हो गई। वह सिर्फ अपने ही लिए नहीं, सबके लिए लड़ सकती है। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, कोई गुनाह तो नहीं किया? जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती से वे अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले का दिन आ गया। कार्यवाही ज़्यादा लंबी न थी। न किसी का बयान लिया गया, न किसी किस्म की कोई चर्चा हुई, न बहस, न आरोपी को बुलाया गया, न फरियादी को। बस सिर्फ फैसला था। सचिंदर वल्द तेजभान ने बिरमा वल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़खानी की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसलिए पंचायत सचिंदर पर 5 रुपये जुर्माना करती है। इस फैसले से किशन और मंगलू अवाक रह गए। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंच का फैसला परमेश्वर का फैसला कहकर बात खत्म कर दी गई। किशन लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकियाकर बाहर निकाल दिया। तेजभान के लोग उठ खड़े हुए। लाठियां फिर से लंबी होने लगी। किशन हताश होकर लौट आया। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया। बिरमा के उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ में आ गया उसको।
घर में मातम सा छा गया। शाम तक किशन की मित्र मंडली फिर आ गई। पंचायत का फैसला सुन के चेहरे भी उतर गए। किशन ने उदास आंखों से प्रवीण की ओर देखा। कहो, कैसा है पंचायती राज? आंखों में सवाल था। प्रवीण जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया ठीक कहते हैं, पंचायत में न्याय नहीं होता, जात बिरादरी देखी जावे है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। बिरमा को इस तरह बोलते हुए वे पहली बार देख रहे थे। बिरमा की मुखरता से चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जिसकी ओर सभी का ध्यान था। प्रवीण, जो अब तक चुप था, उसने बिरमा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, किशन ने पहले ही कहा था। बिशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ मोहरा है। बिरमा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत नहीं है। तुम लोगों ने मेरा विश्वास जगाया है, इसे मरने मत देना। उसके भीतर जैसे कुछ उबल रहा था, जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा, ना बिरमा, यह अंत नहीं है। तुमने हमें ताकत दी है, हार के भी जीत में बदलेंगे इसको। लोगों ने विश्वास जगाकर कहा, ताकि कोई फिर बिस्ना मोहरा ना बने। सभी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और शरबती भी उनके साथ आकर खड़े हो गए, एक नई उम्मीद के साथ। तो इस तरह आपने सुनी ओम प्रकाश जी के द्वारा लिखी हुई एक मार्मिक दलित कहानी, जो स्त्री विमर्श की ओर भी संकेत करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसको आप सुने और आप लाभ प्राप्त करें। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारा भी सहयोग करें। यह चैनल आपके साथ ही आपके विशेष कंटेंट के लिए प्रयासरत है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।